आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था कि क्षेत्रीय स्तर पर, आंचलिक स्तर पर, जैसे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में कुछ संगठन स्थापित हुए थे और वो सिलसिला शुरू हुआ था 1838 से। धीरे धीरे ये जो आंचलिक संगठन है, इन लोगों ने महसूस किया कि हमें एक बड़ा संगठन बनाना चाहिए जो पूरे देश में जिसकी शाखाएं हों और बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। हम लोगों को एक सन बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, 1885। 1885 और भी पूरा साल बीत जाता है। दिसंबर का महीना 28 से 31 दिसंबर तक बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, नाम भी पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अधिवेशन होता है। उसमें जो क्षेत्रीय संगठन थे वो सब वही सब ज़्यादातर प्रतिनिधि मिलजुल के एक संगठन की स्थापना कर रहे हैं। 72 प्रतिनिधि, चूँकि बिल्कुल शुरुआत की संस्था है तो 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। कभी कभी चूँकि प्रथम है तो कई चीज़ें उससे संबंधित हम लोगों से पूछी जाती हैं, तो 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं उसमें और 9 प्रस्ताव उस माने सभा में पास होते हैं, बिल्कुल शुरुआत स्तर के। ऐसा नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब दिसंबर 85 में 1885 में स्थापित हुई तो उसी समय उसने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया। नहीं, कोई भी संगठन अपने शुरुआती चरण में बिल्कुल शुरुआत में थोड़े थोड़े चीज़ों की मांग करता है और जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ती है या उसका खुद का संगठन का आत्मविश्वास बढ़ता है तो फिर बातें आगे बढ़ती जाती हैं। तो बिल्कुल शुरुआती दौर में था ये। तो ऐसे ही तो हमें ये ध्यान रखना है कि हुआ कहाँ था, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, 9 प्रस्ताव पास किए और उसमें चूँकि बम्बई में ही हो रहा था तो बम्बई के प्रतिनिधि ज़्यादा थे। स्वाभाविक है, होगा ही। पश्चिम बंगाल से आए लोग, मद्रास से आए, उत्तर भारत से आए, लेकिन उनकी संख्या सीमित रही। सबसे ज़्यादा संख्या बम्बई की रही, जो स्वाभाविक भी है। जहाँ संगठन स्थापित हो रहा है वहाँ के लोगों को पहुँचना भी आसान है और तुलनात्मक रूप से थोड़े जागरूक भी थे, जाहिर सी बात। तो हम लोग अगर आया कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए तो 72 मार देंगे, कितने प्रस्ताव पास हुए तो 9 मार देंगे। कहाँ हुआ तो बम्बई में हुआ। अब अगला ये होता है कि इसके संस्थापक कौन हैं, तो संस्थापक एक पूर्व IAS अधिकारी, उस समय ICS हुआ करता था, पूर्व ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्हें शॉर्ट में AO ह्यूम कहते हैं, वो संस्थापक हुए। और वहीं के ही महाराष्ट्र के बंगाल के, जबकि बम्बई में संस्था स्थापित हो रही लेकिन बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनको पहला अध्यक्ष चुनाया गया। तो जो हमारे पेपर सेटर हैं वो इनसे प्रश्न जरूर उठा लेते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक AO ह्यूम। अक्सर एक चर्चा होती है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश लोगों के हित के लिए किया गया था। जैसे एक लेखिका हैं रजनी पामदत्त, उनकी एक बुक है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में उन्होंने लिखा कि भारत में जो असंतोष बढ़ रहा था उसको निकलने के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेज एक संस्था चाहते थे, एक सेफ्टी वाल्व के रूप में अपनाया गया, ऐसा चाह रहे थे। जबकि लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि नहीं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अंग्रेज भले थे लेकिन उनका हृदय भारतीयों की दुर्दशा पर रोता था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को, जो उस समय अच्छी चर्चा में था, उन्होंने एक पत्र लिखा था कि बिखरे हुए लोग कितने भी बुद्धिमान योग्य क्यों न हों, उनकी बिखरी शक्तियाँ
काम की नहीं होती हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तब वो शक्ति काम आती है। तो उनका तात्पर्य यह था कि आप लोग बुद्धिमान समझदार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कोई संगठन नहीं है, आपकी सामूहिक आवाज़ नहीं है, तो आपकी आवाज़ निरर्थक है, व्यर्थ है। ये उनका पत्र था। पत्र लंबा था, लेकिन उसकी कुछ लाइनें हम लोगों को पढ़ने को मिलती हैं, जिससे यह झलक मिलती है कि एओ ह्यूम सच्चे मन से भारतीयों का हित चाहते थे। अब चूंकि अंग्रेज थे, तो हमारे ही कुछ लेखकों द्वारा ये कहा गया कि यह कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा था अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उसको निकालने का एक माध्यम था, सेफ्टी वाल्व था। जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन अगर हम मान भी लें कि ऐसा ही रहा होगा, तो अगर अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि एक सेफ्टी वाल्व के रूप में बना लेते हैं जिससे भारतीयों की मनोदशा या मन स्थिति इस मंच के माध्यम से निकलेगी, तो हम समझ जाएंगे कि भारतीय क्या चाहते हैं। तो हमारे भारतीयों ने भी उसका बड़ा अच्छा उपयोग किया कि शुरुआत में उनकी लगभग छाया में या एकदम नवजात संगठन है तो उनका सहयोग लेकर के अपने संगठन को शुरुआत किया, और जैसे जैसे परिपक्व होते गए विचारों के लेवल पर, संगठन के लेवल पर, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भी उस मंच का अपने लोगों के हित के लिए, माने अपने देशवासियों के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए उसका भरपूर उपयोग किया। तो इस तथ्य में, विवाद में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के लिए हुई थी। मान लीजिए थोड़ा मोड़ा रहा भी हो, मान लेते हैं, चूँकि विचारों के लेवल पे है, और उच्च स्तर पर चीज़ें जब गठित होती हैं तो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक मंच से और आम जनता के बीच कहीं सुनी जाएं, बताई जाएं, जबकि उस समय आवागमन और संचार के साधन कितने कम थे। 1885 का समय था, आज का नहीं था। तो अगर रहा भी होगा तो शुरुआत में भले ऐसा रहा हो कि इसी माध्यम से पता चलेगा कि भारतीयों की इच्छा क्या है। चूँकि भारतीय उसमें कांग्रेस में वही लोग शामिल हो रहे थे जो समाज के पढ़े लिखे जागरूक वर्ग थे, और जागरूक वर्ग के द्वारा ही निकली हुई बात प्रभावी होती है, मानी जाती है, वही आम जनता की बात एक तरह से मानी जाती है। तो अंग्रेजों का अगर यदि रहा भी होगा तो कोई ऐसा मतलब नहीं है, हम लोगों ने उसका अपने हित में व्यापक उपयोग किया। अभी देखने वाली बात है कि एओ ह्यूम ने 1885 की बिल्कुल शुरुआत में पूरे देश में टहल टहल करके एक जन जागरण का कार्य किया कि मैंने 1885 बीतते बीतते हम लोग शिक्षित भारतीयों की पूरे देश से एक सभा बुलाएंगे, एक आयोजन करेंगे, जिसमें हम देश में व्याप्त समस्याओं की चर्चा करते हुए प्रस्ताव पास करेंगे और एक संगठन के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने खूब कोशिश करी, और इसके लिए आप देखेंगे यहाँ मुंबई है, तो यहाँ लगभग अंदर वाले भाग में यहाँ एक नगर है पूना। तो पूना में पहले ये तय हुआ था कि पूना में ही सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहीं हमारी माने ये आयोजन होगा। फिर पूना में प्लेग फैल गया, तो तत्काल ये हुआ कि ज़्यादा दूर न जाके पूना से हम लोग यहाँ बम्बई पहुँच गए। बम्बई में हम लोगों ने अपनी संस्था गठित करी, और उसी समय से एक चलन सा हो गया कि पूरे वर्ष भर जो भी कार्यक्रम तय होते थे वो चलते थे, और दिसंबर में अंतिम महीना होता है और उसी के लास्ट में हम लोग हमेशा अधिवेशन करते रहे। कांग्रेस की परंपरा बन गई जब तक वो स्वतंत्रता आंदोलन को में एक तरह से आंदोलन को लीड करती रही। बाद के वर्षों में भी हुआ, लेकिन अब तो खैर दूसरी स्थिति है। लेकिन हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय ऐसे ही था कि दिसंबर में वर्ष के अंत में हम लोग संगठन करते थे। साथ ही साथ उस समय के विचारकों ने यह भी तय किया कि देश बड़ा है, सबके सामूहिक हित हैं, एक जगह संगठन की वो माने आयोजन हम लोग नहीं करेंगे। एक बार एक जगह करेंगे तो अगली बार दूसरी जगह करेंगे, तीसरी बार तीसरी जगह करेंगे, चौथी बार चौथी जगह, पूरे देश में। जिससे ये लाभ होगा कि जैसे जिस शहर या स्थान पर यह आयोजन होने लगता था वहाँ के लोगों में बड़ी हलचल हो जाती थी कि एक संगठन अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा कोई बना हुआ है, हमारा अपना संगठन, हमारे अपने लोगों द्वारा निर्मित, जिसमें हमारी भी भागीदारी है। तो वहाँ के आम लोगों में एक आत्मविश्वास जगता था। कारण है कि उस समय मुट्ठी भर अंग्रेज
वो हम पे इस कदर भारी थे, इस कदर अपना आतंक जमाए हुए थे कि हम चाह करके भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। एक तो आवाज़ उठाने का तरीका नहीं पता था कि कैसे आवाज़ उठाई जाती है। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने इतना हम में डर व्याप्त कर दिया था कि हम सामूहिक रूप से गरीब अशिक्षित लोग अपनी बात को कह ही नहीं पाते, क्योंकि शिक्षा ही इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कहते कैसे ना। तो ये सब कठिनाई थी हमारे सामने कि हम अपनी बात रख ही नहीं सकते थे। लेकिन जब हमें अपने शिक्षित भारतीयों का सहयोग मिला और एक मंच मिला, तो फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ते गए। तो ये बड़ा रोचक प्रश्न है और ये सीखने वाली बात है हमेशा के लिए, किसी भी समय, चाहे हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे हों या अन्य किसी उद्देश्य के लिए चल रहे हों, जब हम सामूहिक रूप से अपने हितों के लिए एक संगठन के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ ज़्यादा प्रभावी होती है और वो सुनी भी जाती है। ऐसा देखा गया है कि ऐसी आवाज़ें सुनी जाती हैं, सफल होती हैं, अगर वो सही कारण, सही या उचित मांग के लिए हैं और तार्किक ढंग से उसको आगे बढ़ाने वाले हैं तो। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग कि ये देखिए बम्बई है आपका, ये देखिए दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और ये मुंबई है। आप देख रहे हैं यहाँ 28 से 31 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कुल 9 प्रस्ताव पास हो रहे हैं। अब आप 9 प्रस्तावों में देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ 1857 के बाद 1857 के बाद जो 1858 में महारानी की घोषणा के बाद इंडिया काउंसिल एक्ट बनी हुई थी उसको समाप्त कर दीजिए। विधान परिषदें जो नाम मात्र की ही थी उनका विस्तार कर दीजिए। सैनिक व्यय में कमी कर दीजिए। इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहा है उस पर आयात शुल्क लगाइए जिससे कि कपड़ा वहाँ से कम आए, और जो कम आएगा तो जो हमारे भारतीय बुनकर हैं यहाँ जो कपड़ा बना रहे हैं वो मार्केट में टिक सकेगा। आपको मैं बताऊं कि यहाँ जो हमारे भारतीय बुनकर कपड़ा अच्छा तैयार करते थे उनकी मशीनों से बने हुए कपड़े से कहीं ज़्यादा बेहतर था। माने हमारा कौशल इतना बढ़िया था, इतना अच्छा हमारा कौशल था। लेकिन अब चूँकि उससे प्रतियोगिता करनी है तो एक तो हमारे बुनकरों को कच्चा माल न मिले, इसका प्रबंध, बुनकरों को तरह तरह से सताया जाए, मारा पीटा जाए, इवन देन उनके हाथ तक काट लिए गए, ऐसे वर्णन मिलते हैं। ये किया गया। फिर बना हुआ माल बिकेगा कहाँ, यानी बाज़ार में। तो बाज़ार में कब्जा करने के लिए उस समय संयोग से वहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई थी 1688 में ही। धीरे धीरे वहाँ से जो औद्योगिक क्रांति हुई थी और अधिक उत्पादन हो रहा था कपड़े का, वहाँ से यहाँ लाया जाने लगा और यहाँ से वहाँ कच्चा माल भेजा जाने लगा। यही तो उपनिवेश का लाभ है ना। संसाधन यहाँ से अपने देश ले चलो और वहाँ उसका भरपूर उपयोग करो। अपने यहाँ जो खपत हो जाए वो तो ठीक है, और जो बचे उसको अपने उपनिवेशी वाले क्षेत्रों में सीधे मार्केट में उतारो। तो इससे क्या होगा, देश हमारा पराश्रित हो जाता है, हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो पाते हैं। यही उपनिवेश का लाभ है और इसी के लिए वो लोग आए थे। यही हमको समझने की ज़रूरत है और यही चीज़ अपने लोगों को उस समय समझाने की आवश्यकता थी। कांग्रेस संगठन की स्थापना इसी वजह से हुई थी कि हम लोग जो है अपने लोगों को समझा सकें, बता सकें कि कैसे उपनिवेशी शासन या ब्रिटिशर्स हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो वहाँ आयात शुल्क कम कर दिया जाए, सैनिक व्यय कम कर दिया जाए, विधान परिषदों का विस्तार कर दिया जाए और जो ICS की परीक्षा है उसमें उम्र घटा दी गई थी 19 वर्ष, उसको पुनः 23 वर्ष कर दिया जाए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल 9 किस्म के प्रस्ताव पास किए गए। अब आप सोचेंगे कि बिल्कुल शुरुआत में इन प्रस्तावों में तो कोई दम नहीं है, लेकिन है दम। कारण ये है कि अभी पहली बार संस्था गठित हो रही है तो अचानक ऐसी बड़ी मांग नहीं मांग लेगी कि जो मांगना न उचित है न उनके लिए उसका मान लेना उचित है। तो हम लोग कदम दर कदम धीरे धीरे पाँव बढ़ा रहे थे, तो ये हमने किया। अच्छा, ये क्या है, चूँकि कांग्रेस की स्थापना हो रही है और
राष्ट्रीय आंदोलन हमारे पाठ्यक्रम में है, तो यहाँ बड़ी रुचि रहती है। अब आप इसको नक्शे के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ बम्बई, यहाँ ये तिथि 1885, किस विद्यालय में, कितने प्रतिनिधि और कितने किस्म के प्रस्ताव। साथ ही संस्थापक कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम है। अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब जो ये प्रस्ताव पास हुए उसमें इतना साधन तो था नहीं, जो ये प्रस्ताव पास हुए इनके अनुरूप क्या कार्य हुआ, क्या नहीं हुआ, या आगे क्या हम लोग करें, इसके लिए साल भर हम लोग गतिविधियाँ अपनी जो भी उस समय संभव हो सकती थी उसको चलाते थे। और इसी में 9 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी था कि अगला जो हमारा सम्मेलन होगा वो कलकत्ता में होगा सन 1886 में। अब यहाँ से बम्बई से हम लोग कूच करेंगे कलकत्ता। यहाँ आ गए कलकत्ता में, ये देखिए कलकत्ता है, चूँकि यहीं प्लासी इसी के रास्ते अंग्रेजों ने हमारे देश में प्रवेश किया था, तो ये कलकत्ता हो गया। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, देखिए दादा भाई नौरोजी रहने वाले हैं महाराष्ट्र, बम्बई के, महाराष्ट्र राज्य के, लेकिन इनको अध्यक्ष कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में। स्थान जहाँ का है वहाँ का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ बम्बई में जब संस्थान स्थापित हुआ प्रथम बार ही, तो अध्यक्ष यहाँ का बना व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पश्चिम बंगाल राज्य के थे, बंगाल राज्य के थे, इन्हें यहाँ अध्यक्ष बनाया गया। अब जब कलकत्ता में हो रहा है तो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो महाराष्ट्र राज्य के हैं। ये इस नाते बनाया जा रहा था कि जहाँ आयोजन होगा वहाँ का अध्यक्ष नहीं होगा, इस नाते कि इससे पक्षपात का या स्थानीयता का फूकना है, ये हो कि हाँ दूसरे लोग हैं, ठीक। यहाँ आप देखिए सन 1886 में हुआ, वही दिसंबर का महीना, हमने बताया शुरू में कि लास्ट में ही अक्सर होता था, दिसंबर 1886 में। और यहाँ आप ये देखिए जो भी 72 प्रतिनिधि थे 434 प्रतिनिधि हो गए, माने संख्या हमारी बढ़ गई। एक वर्ष में जो प्रथम बार 100 भी नहीं पूरे थे 434 हो गई। इसके मतलब क्या हुआ, ये संख्या केवल संख्या मात्र नहीं है, यह दिखा रही है कि लोगों में किस कदर व्याकुलता थी। यदि कोई संगठन या कोई व्यक्ति ऐसा होता जो हमारी आवाज़ को उठाता, हमारी पीड़ा को उभारता, और यह संभव था कि संभव है कि आगे इसी से हमारी समस्या का निवारण हो जाएगा, तो लोगों में जागरूकता बहुत हो रही थी। अब देखेंगे जिसका प्रमाण कि 434 प्रतिनिधि हो गए। और दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में यहाँ 1886 में संगठन की स्थापना हो रही है कलकत्ता में। यहाँ हुआ था, आपने देखा रहा हो कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इसी पश्चिम बंगाल में हुई थी, जिसके कर्ता धर्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अब ह्यूम ने महसूस किया था कि यदि इंडियन एसोसिएशन अलग रहता है या अलग अपना आयोजन करता धरता रहता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में खास करके हमें शिक्षित प्रतिनिधि उतने नहीं मिल पाएंगे। तो उनकी कोशिश थी कि इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में हो जाए, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय के बड़े जागरूक व्यक्ति थे, वो हमारे साथ आ जाएं। तो इस कोशिश में वो सफल हुए। आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था, फिर से स्मरण करा दें कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी तो 1883 में और 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बुलाया था। ये अक्सर प्रश्न बनता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कब कब हुए, तो 83 में हुए, 85 में हुए। 83 में प्रथम कॉन्फ्रेंस पूरा हो चुका था, 1885 में दूसरा कॉन्फ्रेंस होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये हुआ कि जितना वो कर सकते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, उनका ये मानना था कि जो जागरूक लोग हैं उनको इकट्ठे करके राष्ट्र की साझा समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, उसका कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसी कोशिश के तहत ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में, तो आ नहीं पाए थे। एक प्रश्न अक्सर आपसे बनता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी
प्रथम अधिवेशन में जो बम्बई में हुआ था वहाँ आ नहीं पाए थे, जिसकी वजह ये थी कि वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1885 में ही हो रहा था वहाँ व्यस्त थे, जबकि उनका मन था यहाँ आने का, लेकिन अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। अब एक तरह से 1886 वाला जो कार्यक्रम है, जो कलकत्ता में जो आपने अभी देखा, ये उन्हीं के आंगन में हो रहा है, तो उनका होना लाजमी है। तो एओह्यूम ने उन्हें कोशिश करके न केवल ले आए, बल्कि उनकी संस्था इंडियन एसोसिएशन का इसी कांग्रेस में विलय करा ली। इसका फायदा यह हुआ कि जो उन्होंने संगठन बनाया था, जो उन्होंने जागरूकता फैलाई थी, उसका लाभ इस कांग्रेस संगठन को मिला। उसी का परिणाम रहा कि 434 प्रतिनिधि आ गए। माने आप ये देखेंगे कि प्रथम बार 72 रहे, दूसरी बार 434 हो गए, माने 4 गुने से भी ज़्यादा एक तरह से संख्या बढ़ी। तो उसका कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे। इसके मतलब ये भी हुआ कि यदि शिक्षित भारतीय लोग संगठित होकर के किसी दिशा में क्षेत्रीय संगठन ही सही, इंडियन एसोसिएशन ही सही, मिला के अगर काम कर रहे थे तो अपना प्रभाव दिखा रहा था, हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, इससे पता चलता है। तो 434 प्रतिनिधियों के साथ दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता में हम लोगों ने किया। ये अक्सर प्रश्न बन जाता है दादा भाई नौरोजी, चूँकि ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ये 6 बार माने 6 बार विभिन्न अंचल स्थानों पर 6 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने हैं। एक पारसी व्यक्ति थे, लेकिन ये दादा भाई नौरोजी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, तो दूसरी बार ही इन्हें अध्यक्ष बना करके एक गौरव का भी विषय उस समय हुआ करता था, साथ ही एक जिम्मेदारी का भी पाठ होता था कि दादा भाई नौरोजी या ऐसा व्यक्ति, जब कभी संगठन हमारा बिल्कुल शिशु अवस्था में है, तो ऐसे किसी सूझबूझ वाले व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जहाँ से अपने कार्य को ठीक से ले जा सके। कारण यह है कि अंग्रेजों का उपनिवेशवादी शासन है, ऐसा कोई संगठन शुरुआत में ही वो क्यों चाहेंगे जो उनके हितों के खिलाफ हो। और ये लोग भी बड़ी समझदारी से, चाहे हम प्रथम बार की बात करें चाहे द्वितीय बार की बात करें, तो क्या हो रहा था कि अभी अंग्रेज सरकार एक तरह से इसको ये मान रही थी कि ठीक है, शिक्षित भारतीय लोग हैं, आए हैं, जुटे हैं, इवन दैन यहाँ भी खूब सहयोग था, आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इससे हमें यह भी पता चल जा रहा है कि लोग चाहते क्या हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, दादा भाई नौरोजी और एशियन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मद्रास। देखिए यहाँ से कलकत्ता है और कलकत्ता से अब हम पहुँचेंगे मद्रास। तीसरा जो हमारा वो अधिवेशन हो रहा है, कब हो रहा है? 1887 में। ये आप देखें, ये देखिए दिसंबर 1887 यहाँ हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है कि पहली बार ये यहाँ देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण हुए, दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष हुए। फिर ऐसा महसूस किया गया कि मुस्लिमों की भी भागीदारी होनी चाहिए, उन्हें भी लगना चाहिए जो संगठन बना है वो हमारे लिए भी है, हमारे लिए उसमें है, हित के लिए है। तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम बार एक मुस्लिम को अध्यक्ष हम लोगों ने मद्रास में बनाया। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पहली बार कांग्रेस संगठन का अध्यक्ष कौन बना, कहाँ बना, तो मद्रास में बना। किस सन में बना, तो 1887 में बना। तीसरी बार बना, क्या नाम रहा, तो यह नाम रहा। पेपर सेटर क्या है, अगर हम लोग तथ्यों को ठीक से समझ जाएं, अच्छी तरह से मन मस्तिष्क में बैठा लें, तो कोई भी प्रश्न पूछेगा घुमा फिरा के तो हम लोग कर लेंगे। रटे नहीं, बल्कि उसको ठीक से समझ लें कि तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। और इतना ही नहीं, संख्या तो बढ़ी ही बढ़ी। पहली बार ऐसा हुआ जब हम लोग यहाँ मद्रास में बैठे, तो पहली बार ऐसा हुआ कि संख्या बढ़ी, साथ ही साथ किसान, आप देखेंगे ये है 95, 607 की संख्या है प्रतिनिधियों की। देखते हैं वहाँ 434 से 607 हुई और फिर 95 उसमें किसान भी शामिल हुए। माना यह जा रहा था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग ही ऐसे कामों के लिए उपयुक्त हैं या वही समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ मद्रास पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि आम लोग भी, माने किसान भी उसमें शामिल हुआ। या सोचिए उस लेवल पर आज भी जागरूकता की कमी है हमारे किसानों में, लेकिन उस जमाने में
किसान भी हमारे करीब 100 की संख्या में, 95 है संख्या में शामिल हुए, यह देखने की चलो देखते हैं क्या चल रहा है, क्या वहाँ बातें होती हैं, वो मेरे हित से कितनी संबंधित हैं। माने उनमें इतनी जागरूकता आई कि हमारे कांग्रेस के अधिवेशन में आना शुरू हुई, तो कम बड़ी उपलब्धि तो है नहीं। उससे भी बड़ी चीज़ ये है, ये तो समझने की बात है कि कैसे हम क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं। साथ ही जो प्रश्न लोग पूछते हैं हमारे पेपर सेटर लोग, जिसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इनकी चर्चा करेंगे। मद्रास में हुआ, इसकी चर्चा होती है, दिमाग में रहेगी। 607 प्रतिनिधि और जिसमें 95 रैयत। तो ये तो ज़्यादा प्रश्न नहीं बना, लेकिन एक मोटा मोटा दिमाग में रहना चाहिए कि 600 के आसपास या 607, अगर आंकड़ा एकदम से याद रहे तो अच्छा है, इतने प्रतिनिधि है जिसमें इतने किसान थे। उससे ये झलक मिलती है कि अभी तक जो उच्च शिक्षित या पत्रकार वकील, ज़्यादातर वही लोग प्रथम और दूसरे में, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का जमावड़ा था या अधिकांश संख्या उन्हीं की थी। अब किसान भी हमारे शामिल हो रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि संस्था सामाजिक रूप से अपना विस्तार कर रही है। सामाजिक रूप से विस्तार होने का मतलब है समाज के जो तमाम वर्ग हैं वो धीरे धीरे उससे आकर्षित भी हो रहे हैं नीतियों से, और उनमें विश्वास बन रहा है, वो अपने संगठन में आ रहे हैं। और उसका फल क्या होगा निश्चित रूप से कि हम लोग जो मूल लक्ष्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता पा लें, उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और हो रही है कि कांग्रेस मद्रास में ही, जबकि अभी अंग्रेजों का सहयोग पूरा रहा है, प्रथम में भी रहा है, द्वितीय में भी रहा है, तृतीय जो मद्रास हुआ यहाँ भी रहा है, लेकिन वीर राघवाचारी, आपने नाम सुना रहा होगा, वीर राघवाचारी ने 30,000 प्रतियाँ अंग्रेजी शासन की आलोचना से संबंधित तमिल भाषा में छपवाई और पूरे उस प्रांत में बंटवाया। उर्दू में 25,000 प्रतियाँ बटी जो वही बातें लिखी हुई और उत्तर भारत में छपी। अब आप कहेंगे कि उर्दू भाषा में क्यों? इस नाते उस समय फारसी भाषा खूब प्रचलन में थी, तो फारसी उर्दू आपस में एक दूसरे से सहयोग में रहती हैं, तो उर्दू समझने वाले खूब थे। हमारे लोग भी उर्दू ठीक से समझते थे, तो उर्दू में और तमिल में 30,000 से 25,000 प्रतियाँ बनवा करके छापी बंटवाई गई, जिसमें कांग्रेस अंग्रेजी शासन की आलोचना तमाम बिंदुओं की की गई। तो सहयोग तो अंग्रेजों का रहा, लेकिन यहीं से धीरे धीरे कांग्रेस आलोचना की तरफ बढ़ती गई और अंग्रेजों का मन इस संस्था की तरफ से खट्टा होता गया। अब आप देखेंगे कि जब अगला अधिवेशन चौथा, जो अपने यहाँ उत्तर भारत में इलाहाबाद में होता है, जो क्या नाम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की राजधानी उस समय रही है, वहाँ अंग्रेजों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन यहाँ तक क्या हुआ कि ये चीज़ें अगर हम लोग देख लिए, अक्सर यहाँ से खूब प्रश्न रहते हैं, कोई परीक्षा हो रही है तो उसमें इन सब प्रश्नों को पूछ लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों की जो यात्रा चली है, बम्बई, कलकत्ता और फिर मद्रास, यहाँ सहयोग तो रहा है, लेकिन मद्रास पहुँचते पहुँचते हमारी दृष्टि आलोचनात्मक हो जा रही, चूँकि हमें आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। अगर हम आलोचना करने के लेवल पे पहुँच रहे हैं तो इसके मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अभी जिनके राज्य में हैं, जिनके सहयोग से चल रहे हैं, उसके बावजूद उन्हीं की आलोचना अगर हम करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, तो क्या ये हमारी बढ़ती शक्ति और संगठन शक्ति का प्रतीक नहीं है? हमें यही समझने की ज़रूरत है। इतिहास हमें केवल इस नाते नहीं पढ़ना होता कि इतिहास में क्या हुआ हम पढ़ के परीक्षाएं पास करके ख़त्म कर लें, उसके साथ साथ उसमें जो निहित पाठ हैं उसको भी हम सीखते हैं, तो हम अपनी आम जिंदगी में या आगे की ज़िंदगी में भी उसका लाभ उठा पाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है, जो अपने इतिहास को नहीं जानता उसका खुद का अस्तित्व, उसकी सभ्यता का, संस्कृति का, उसके देश का अस्तित्व इतिहास में मिट जाता है एक तरह से। तो मिटने नहीं देना है, हम लोग इन सब पाठों को सीखेंगे। जैसे क्या है, तमाम लोग कहते हैं कि इतिहास तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, ये ऐसी बातें हैं नहीं। अगर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए उदाहरण के तौर पर एक बात कहें, कहीं रामलीला होना है, एक नए व्यक्ति को सौंप दिया जाए, भाई यहाँ रामलीला होती रही है, अब इस बार जो है पुराने लोग सब
हाथ नहीं लगाएंगे, आप नए सिरे से रामलीला गठित कराइए, छोटा सा कार्य। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई कैसे हुई थी, किन किन लोगों की भागीदारी थी, कौन कौन लोग पात्र बने थे, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वहाँ सीखेंगे, देखेंगे कैसे ऐसे हुआ था। हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें लगें तो हम उसमें कुछ नई चीज़ें बना लेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम पुरानी चीज़ों को ले आते हैं या उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं, ले करके और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक ऐसे ही इतिहास को हम लोग सीखें, पढ़ें तो है ही, उससे यह भी सीखें कि कैसे कैसे हम लोग बढ़ रहे थे। अगर मान लीजिए कहीं हमसे कुछ भूलें हो गई हैं तो उन भूलों को कोशिश करें कि फिर वापस दोबारा वो चीज़ें न होने पाएँ, जिस नाते कि हमारा राष्ट्र, देश, समाज और हम खुद भी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाएं। तो आज 3 की चर्चा करते हैं, कल हम लोग इसके आगे बढ़ाएंगे सिलसिला कि कैसे कांग्रेस ने अब विरोध के बावजूद अपने कार्यक्रम को जारी रखा, जारी ही नहीं रखा, खूब आगे बढ़ाया। ठीक है।